सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको अभिनेता से नेता बनी कंगना रनौत से मिलवाएंगे, जो अपने बयानों से अब बीजेपी को घायल करने का काम कर रही हैं। नया विवाद कंट्रोवर्सी क्वीन के उस पोस्ट पर छिड़ा है जो उन्होंने किया था करीब 24 घंटे पहले था, लेकिन उससे उठे सियासी भूकंप के झटके अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। फिर एक डराने वाली खबर उन केक लवर्स के लिए जिनके लिए स्वादिष्ट केक हर छोटे बड़े जश्न का हिस्सा होता है। लेकिन क्या केक से कैंसर भी हो सकता है? इसे लेकर बेंगलुरु से एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट केक को लेकर विशेष खतरे की घंटी बजाई गई है। इसके बाद उस सियासी जंग की बात जो हरियाणा में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच हुई है। पीएम ने लिखा, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की गारंटी। जवाब में राहुल ने कहा, जो लोग 56 इंच की छाती की बात करते थे उनका चेहरा अब बदल गया है। फिर सत्ता में अमेरिका के उस धर्म कांटे की खबर जो भारत का नाम आते ही बिगड़ जाता है। अमेरिका की ओर से एक नई धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत को चिंताजनक देशों की लिस्ट में रखा गया है। इसीलिए आज उन लोगों को आईना दिखाएंगे जिनके कलम की स्याही एक खास एजेंडे के अनुसार निकलती है। इसके बाद एक विस्फोटक वीडियो कुंजी उस युद्ध पर जिसकी आग बढ़ती जा रही है। अब इजराइल एक नहीं बल्कि 3 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है, और ये फ्रंट है लेबनान, ईरान और सीरिया। इन सब के बीच TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर उस वॉर जोन में पहुंच गए हैं जहां कदम कदम पर खतरा है। वैसे जंग के इन धमाकों से भारत का शेयर बाजार भी कांप रहा है। आज मार्केट में साल की चौथी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1769 अंक गिरकर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी भी 546 अंक टूट गया। इससे निवेशकों के करीब 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। एक बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने के लिए कहा है। अदालत ने राज्यों को यह निर्देश दिया है कि जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा ना किया जाए। किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर साफ कराना गलत है। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती थी, लेकिन सत्ता में हमें उनकी चर्चा आज करनी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी की एक सांसद हैं कंगना रनौत। उनका एक ऐसा बयान आया है कि बीजेपी के लिए हालत महात्मा गांधी के उस वचन की तरह हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर ऐसा ही कुछ बोल दिया जिसे बीजेपी न सुनना चाहती है और न इस पर कुछ बोलना चाहती है, क्योंकि कंगना रनौत के नए विवादित बोल से बीजेपी का सिरदर्द एक बार फिर बढ़ गया है। पार्टी को सफाई देनी पड़ी है कि कंगना के बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। कंगना के बयान से खुद को अलग करना पड़ा है। कंगना रनौत ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माँ के ये लाल। इसके नीचे कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई हुई है। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी थी। कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर ही ये पोस्ट किया था, और माना यह गया कि वो इस पोस्ट के जरिए महात्मा गांधी पर कटाक्ष कर रही थी। जाहिर है बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ना तय थी। इतने दिनों से तो बीजेपी कंगना रनौत के बयान से खुद को सिर्फ अलग करती थी, लेकिन अब पार्टी के नेता भी कंगना के बयान की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत ग्रेवाल ने कंगना के बयान पर कहा कि मंडी के लोगों ने उन्हें सांसद बनाकर गलती कर दी। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा कह रहे हैं कि लोगों को कंगना रनौत की बातें नहीं सुननी चाहिए। कांग्रेस का हमला काफी तीखा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नए गोडसे भक्त को दिल से माफ करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने कहा कि कंगना रनौत को मनोचिकित्सक से मिलने की जरूरत है। बीजेपी की सहयोगी JDU कह रही है कि कंगना रनौत को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ऐसे लोगों से गठबंधन में समस्या आती है, लेकिन दिक्कत यही है कि शब्द एक बार डिलीवर हो जाने के बाद वापस नहीं आते। इतने हमलों के बाद अब बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर है। मुख्तार अब्बास नकवी तो साफ साफ कह रहे हैं कि महात्मा गांधी महान नेता थे। ऐसे अनगाइडेड बयान आते रहेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा चुनाव से पहले कंगना ने बीजेपी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक बार बयानों की रील देखते हैं,
फिर कंगना की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे ताकि उन्हें एहसास हो कि जिन महात्मा गांधी पर वो कटाक्ष कर रही हैं वो पीएम मोदी के लिए कितने महत्वपूर्ण और आदरणीय हैं। पूरा विश्व आज गांधी को अपना मॉरल कंपस मानता है, उसको कैसे बदल दोगे आप? आप खुश रहिए, 500 के नोट पे अनुपम खेर की फोटो छापकर, आपके लिए वही गांधी है। देखो, महान लीडर हैं, महान वक्ता हैं, अब ऐसे तमाम तरह के अनगाइडेड बयान सुनाई पड़ेंगे आपको। राजनीति करने का मैं समझता हूँ कि उनको जानकारी उनकी है नहीं, न पूरा उनको अनुभव है। मोदी जी थोड़ी और ट्रेनिंग उनको देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंगना का जो विचार है वो नथुराम गॉडसे का विचार है और उसको हम जो है, मैं समझता हूँ कि मंडी के लोगों की बहुत बड़ी गलती हो गई कि पहले इसको भगवान समृद्धि दे और फिर ये इस तरह की भाषा बोले। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि कंगना रनौत जी को एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। वो अनाप शनाप बयान दे दिए, अब वो एक सांसद हैं। महात्मा गांधी देश के बेटे भी थे और देश के पिता भी थे। अब वो भाषा का हेरफेर है, कोई भी किसी प्रकार से महात्मा गांधी जी की जो स्थान है वो कम नहीं कर सकता, ना हो सकता देश के इतिहास में। ये तस्वीर कल की है जो आप अब देख रहे हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। यहां उन्होंने शीश झुकाकर महात्मा गांधी को प्रणाम किया, उनके विचारों के प्रति अपनी आस्था जताई। सोचिए, कंगना रनौत जिन नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकती हैं, उनके आदर्श महात्मा गांधी हैं। फिर राष्ट्रपिता के लिए अपने मन में वो ऐसे विचार कैसे रख सकती हैं? ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर वो बापू पर कटाक्ष कर चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 में भी कंगना ने बापू पर एक विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी थी। उस समय कंगना ने दावा किया था कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह को महात्मा गांधी से समर्थन नहीं मिला। इसके साथ ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आजादी नहीं। इतना ही नहीं, कंगना ने लिखा था कि अपने हीरोज को बुद्धिमानी के साथ चुनिए। वैसे आज कंगना रनौत के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा जानकारी है जिससे उन्हें ये समझ आना चाहिए कि महात्मा गांधी ने खुद को राष्ट्रपिता नहीं कहा था, बल्कि जिन सुभाष चंद्र बोस की वो तारीफ करती हैं, उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत की आजादी के लिए आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह हथियारबंद संघर्ष तब तक चलेगा जब तक अंग्रेजों को देश से उखाड़ नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हे राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और यह कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। वैसे पिछले कुछ दिनों में तो कंगना रनौत ने ऐसे मुद्दों पर बयान दिए हैं कि पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया है। अब तक 3 कृषि कानून, इसके अलावा किसान आंदोलन में रेप, अपनी फिल्म इमरजेंसी पर बयान देकर विवाद बढ़ाने वाली कंगना रनौत ने इस बार महात्मा गांधी पर ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे बीजेपी की मुसीबत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। अगर कंगना रनौत के पुराने बयानों की कुंजी खोलें तो विवादों वाली लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। 29 अगस्त को कंगना रनौत से पूछा गया था कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। इस पर बीजेपी को सफाई देनी पड़ी थी, कहा था कि ये उनके निजी विचार है। 25 अगस्त को कंगना रनौत ने यह कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हुए, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की योजना थी। इस पर पार्टी ने लिखित बयान जारी कर कहा था कि नीतिगत मुद्दे पर कंगना रनौत बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी,
तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। नवंबर 2021 में ही कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है और इसमें खालिस्तानी शामिल है। फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली रिहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद करार दिया था। इस पर नजरिया नाइन क्या है, जान लीजिए। कुल मिलाकर कंगना रनौत बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली मशीन बन गई हैं। और अब ये बात आम चर्चा में है कि वो बीजेपी की सांसद हैं या विपक्ष की तरफ से बैटिंग कर रही हैं, क्योंकि उनके बयान से बीजेपी को घाटा और विपक्ष को फायदा होता है। वैसे कंगना रनौत अभिनेत्री से नेता बन रही हैं। ये उनके ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, जहां उन्हें ये समझना होगा कि राजनीति में कब क्या बोलना है। इससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि कहां चुप रहना है और क्या नहीं बोलना है। सत्ता में अब उस केक की बात करते हैं जिसे हम और आप अक्सर अपनी हर छोटी बड़ी खुशी का हिस्सा बनाते हैं। ये खबर उस केक को लेकर भी है जिसे छोटे बच्चे बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई पार्टी हो तो केक काटा जाता है, खुद का या परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो तो केक काटने का चलन है, नए साल का जश्न हो तो भी बहुत सारे लोग केक काटकर नए वर्ष का स्वागत करते हैं। अगर ऑफिस में किसी मित्रगण या सहयोगी का फेयरवेल हो तो भी केक काटकर विदाई समारोह संपन्न होता है। लेकिन सोचिए, अगर इस केक में कैंसर वाले केमिकल हो तो क्या होगा? अगर ये केक गंभीर बीमारियों का कारण बन जाए तो आप क्या करेंगे? दरअसल आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो केक लवर्स के लिए खतरे की घंटी है। ये खबर कर्नाटक से आई है, जहां खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने पूरी जांच के बाद ये दावा किया है कि बहुत सारे केक में कैंसर वाले केमिकल हैं। वैसे तो रिपोर्ट में कई सारे रंगों का जिक्र किया गया है, लेकिन दो खास फ्लेवर वाले केक जिन्हें बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, उन्हें खतरनाक बताया गया है। और ये फ्लेवर हैं रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग के अनुसार ये दोनों ही केक विशेष तौर पर सेहत की सत्ता के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे रंगों को मिलाया जाता है जिससे भविष्य में कैंसर तक होने का खतरा है। दरअसल कर्नाटक में बेकरियों द्वारा तैयार किए गए केक में संभावित कैंसरकारी तत्वों को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है, जिसके बारे में सभी न्यूज मित्रों को जानना चाहिए। हाल ही में बेंगलुरु की अलग अलग बेकरियों से केक के सैंपल लिए गए थे और इन नमूनों की जांच के बाद 12 प्रकार के केक में कैंसर वाले तत्वों की पुष्टि की गई है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग के अनुसार केक को आकर्षक बनाने के लिए उसमें कई खतरनाक कृत्रिम रंग का इस्तेमाल किया गया था और कुछ केक में ऐसे केमिकल भी मिले जिससे किसी को कैंसर तक का खतरा पैदा हो सकता है। अब केक को लेकर कर्नाटक सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस जांच के लिए खाद्य विभाग ने अलग अलग बेकरी से 235 केक के सैंपल लिए थे, जिसमें 223 केक के सैंपल तो सुरक्षित पाए गए, लेकिन 12 केक में खतरनाक केमिकल और रंग होने की पुष्टि की गई है। अपनी रिपोर्ट में खाद्य विभाग ने बाकायदा उन सभी केमिकल और रंगों की लिस्ट जारी की है जिनका नाम हम आपको बताने वाले हैं। ये वो खतरनाक रंग हैं जिन्हें केक को आकर्षक बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। इनके नाम है एल्यूरा रेड, जो डाई का एक प्रकार है। इसी तरह सनसेट येलो FCF, ये भी एक तरह की डाई होती है। पॉन्सो 4R, इसका इस्तेमाल भी केक को कलरफुल बनाने के लिए किया जाता है। टाट्राजिन, जो एक फूड कलर है जिसे कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने खतरा बताया है। इसके अलावा एक कलर कार्मोइसिन, ये भी डाई है जिसे केक में कलर लाया जाता है। अब इन रंगों से कौन सी बीमारी हो सकती है ये भी समझते हैं। जैसे एल्यूरा रेड डाई, जिससे एलर्जी, एस्थमा, बदहजमी और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। सनसेट येलो FCF, इससे एलर्जी, थायराइड की समस्या, एंजाइटी की समस्या हो सकती है। पॉन्सो 4R, जिसके सेवन से बच्चों के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी और एस्थमा की समस्या भी हो सकती है। टाट्राजिन बेहद खतरनाक रंग है जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं, लंग्स पर असर, माइग्रेन, डिप्रेशन, नींद ना आने की समस्या और गैस की दिक्कत मुमकिन है। जबकि कार्मोइसिन से शरीर के कई अंगों में सूजन और सांस लेने की दिक्कत महसूस हो सकती है। और अगर लंबे वक्त तक इनका इस्तेमाल किया जाए तो इनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी खतरा है। उसमें कलरिंग एजेंट के फॉर्म में, मतलब केक में रंग डालने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे।
अब ये केमिकल की एक परमिसिबल लिमिट होती है हर कंट्री की। इंडिया में है 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम, इतने तक परमिसिबल है, लेकिन मात्रा ज़्यादा पाएगी। खास करके रोडामिन बी, टाट्राजीन, सनसेट येलो, इस तरह के रंग इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। जब आप उसको कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो जीआई सिम्टम्स मतलब पेट की खराबी, जिसमें अपाचन, अम्ल की शिकायत, पेट फूला फूला लगना, आमतौर पे आप केक खाते होता है। केक अगर मैं कहूँ कोई पॉइजन है, जहर है, शुगर की मात्रा और कलरिंग एजेंट दोनों को मिला दीजिए, जहर है। इसके बाद क्या कराया, यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर मतलब आंत का कैंसर वहाँ कराया, लिवर में जमा हुआ लिवर का कैंसर, और खून के साथ जब घूमता रहा तो ब्लड कैंसर। ये कलरिंग एजेंट कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कराने की क्षमता रखने वाला, और साइटोटॉक्सिक मतलब सेल को डैमेज करने की क्षमता रखने वाला है। एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई जिसमें पाया गया जो बच्चे रेगुलर केक कलरिंग एजेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनमें ADD ADHD टेक्निकल टर्म है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, मतलब ऐसा बच्चा जो रेगुलर इस चीज़ को खाता है, एकाग्रता की कमी होगी, यादाश्त कम रहेगा बच्चे का, बेचैन बहुत जल्दी हो जाएगा। सत्ता में अब बात करते हैं इजराइल के युद्ध वाले 3 संकट की, जिसका सामना वो पिछले कुछ घंटों से लगातार कर रहा है। वैसे तो इजराइल की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि वो हमेशा कई फ्रंट से घिरा रहता है, लेकिन नसरल्ला के खात्मे के बाद से अचानक नेतन्याहू आर्मी की चुनौतियां रॉकेट की रफ्तार से बढ़ चुकी हैं, जिसका प्रमाण है ये वीडियो जो सीधे युद्ध क्षेत्र से आए हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन निशांत कुमार इस वक्त उन क्षेत्रों में मौजूद हैं जहां हर गली में, हर घर में, हर पल बॉम्ब, मिसाइल, रॉकेट, टैंक और गोली वाली दहशत है। सत्ता में आज आपको युद्ध क्षेत्र से आई कई तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का और भी विस्तार हो रहा है। पहले बात करते हैं इजराइल के 3 फ्रंट वाली मुश्किलों की, जिसमें युद्ध वाली आग है और महायुद्ध वाली चिंगारियां भी हैं। पहला फ्रंट है लेबनान। ये वही देश है जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह का संपूर्ण सफाया करने का प्रण ले चुकी है। ऐसे में पिछले कई दिनों से दक्षिणी लेबनान में इजराइल के सैनिक, इजराइल के टैंक, इजराइल के घातक कमांडो तबाही मचा रहे हैं। सेना 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है और कैसे चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जा रहा है, आपको वो हम आगे बताएंगे। दूसरा फ्रंट है सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की सेना ने हवाई हमले किए हैं। इसकी पूरी कहानी भी बताएंगे और नए वीडियो सबूत भी आपको दिखाएंगे। इजराइल के लिए तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण फ्रंट है ईरान। इजराइल और ईरान के बीच अब खुल्लम खुल्ला युद्ध हो रहा है। इजरायली हमलों के डर से ईरान में अलर्ट है, वहीं इजराइल भी ईरानी आक्रमण के डर से दहशत में है। आज की तारीख में सबसे बड़ी लड़ाई लेबनान में लड़ी जा रही है, जहां एक तरफ इजराइल के सैनिक और भारी भरकम टैंक हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की मिसाइल शक्ति है। 30 सितंबर से दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन आज भी जारी है। TV9 भारतवर्ष की टीम भी इन्हीं इलाकों में मौजूद है। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आज के अपडेट के बारे में बताते हैं। दक्षिण लेबनान में आज चौथे दिन ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है, ऐसा दावा इजरायली मिलिट्री की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि दक्षिण लेबनान के मरून अल रस गांव तक IDF पहुंच चुकी है, जबकि इस दावे से अलग हिजबुल्लाह का कहना है कि IDF सिर्फ 400 मीटर अंदर आई है, उसके बाद इजराइल के सैनिक लौट चुके हैं। जमीनी युद्ध के दौरान यारून में इजरायली टैंक पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। हमले में IDF के 2 कैप्टन समेत 8 इजरायली सैनिकों की भी मौत हो गई है। इजरायली टैंक पर हिजबुल्लाह का मिसाइल से अटैक किया गया है। सबूत के तौर पर कुछ वीडियो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वैसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक कई इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। कहीं टैंक तबाह कर दिए गए हैं, कहीं सैनिकों को किडनैप किया गया है, तो कहीं मिसाइल अटैक से इजरायली कैंप को दहला दिया गया है। इन चुनौतियों से निपटना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। इसकी मुख्य वजहें कई हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल के सैनिक थके हैं। दरअसल 2006 के बाद से इजराइल के सैनिकों ने जमीन पर कोई लंबा युद्ध नहीं लड़ा। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इजराइल जिस शक्ति के लिए जाना जाता है,
उसके हिसाब से इस वक्त लेबनान में प्रहार नहीं कर रहा है। एक फैक्टर यह भी है कि इजराइल में आधे से ज्यादा रिजर्व सोल्जर हैं, यानी वो अच्छे से ट्रेंड नहीं हैं। वॉरजोन वाली रिपोर्टिंग के आधार पर तैयारी धमाकेदार रील से समझिए लेबनान में क्या हो रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हम इस समय दहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्ला की फ़ोटो आप देखेंगे, हज़रत नसरल्ला की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात ये कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दहिया के अंदर। दहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और यही आप देखें इन घरों को अटैक किया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। अगर आप देखें बड़े बड़े आपको यहाँ पर कैमराज, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा था इजराइल की तरफ से कि उसने इस इलाके को इसीलिए अटैक किया क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ से लगातार हिजबुल्लाह जो है वो सर्विलेंस करता था। ये वो इलाके हैं जहाँ को जिस बिल्डिंग को अभी अटैक किया गया है। और देखिए किस तरीके के सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है और इस बिल्डिंग को किस तरीके से टारगेट किया। कहा यह जा रहा है कि जो नया लीडर जो था हिजबुल्लाह का, नईम कासिम, वो इस बिल्डिंग में था। उसी के बाद इस अटैक को इनिशिएट किया गया और हालांकि उसके मारे जाने को लेकर कहा गया कि वो नहीं मारा गया, वो यहाँ से पहले ही निकल चुका था। लेकिन ये ज़रूर है कि इजराइल के जो एजेंसीज़ हैं, जो लगातार IDF है, वो लगातार हर उस जगह को टारगेट कर रही है, हर उस जगह को अटैक कर रही है जहां पर इस तरीके की आशंका या फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहां पर हिजबुल्लाह के होने की या उसके किसी बड़े कमांडर के होने की आशंका है। ये वॉर जोन है, ये रियल वॉर जोन है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि अभी जो जंग है इसका दायरा लगातार कितना बड़ा होता जाएगा। 1 महीना पहले जब मैं यहाँ मौजूद था तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस इलाके में जंग नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई ये आप देख सकते हैं। अभी भी आपको इस बिल्डिंग पे से धुआं आता हुआ, आग लगी हुई नज़र आ जाएगी। आपको नज़र आएगा कि एयर स्ट्राइक्स के नज़ारे आपको, ये सारी बिल्डिंगें खाली कर दी गई हैं। सारी की सारी बिल्डिंग मेरे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, सिर्फ इन बिल्डिंगों में अब लोग इसे खाली कर चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। अभी ये आलम है ख़ास तौर पर इन इमारतों का। इस इलाके में आकर आपको एहसास होता है कि जंग में कैसे चीज़ें बर्बाद। ये कभी आलीशान शोरूम हुआ करते होंगे, इधर भी अब बर्बाद हो चुके हैं। किसी की ये रोजी रोटी रही होगी या किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही होगी उसका घर चलाने के लिए, और अगर आप देखें ये सब बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक जूतों का शोरूम मुझे दिखता है जहाँ पे जूते रखे हैं, हर ब्रांड्स के जूते हैं, हर चीज़ें हैं। लेकिन क्या आलम है इस समय यहाँ पर आप देखें। और ये दूसरी तरफ यहाँ शायद फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए उनके मॉडर्न कपड़े या फिर उनके बेहतरीन कपड़ों की दुकान है जो बर्बाद हो चुके। अब बात करते हैं इजराइल की चुनौती नंबर 2 की, जिसका बैटल ग्राउंड सीरिया है। इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों पर एक साथ हमले किए हैं। 60 मिनट में इजराइल ने सीरिया के अंदर 3 टारगेट पर अटैक किया, जबकि सीरिया का दावा है कि उसने इजराइल की कई मिसाइलों को नष्ट किया है। सबसे बड़ी बात, सीरिया की राजधानी दमिश्क की एक बिल्डिंग पर हुए हमले में नसरल्ला के दामाद के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का सीरिया से इजराइल के खिलाफ बड़े हमले का प्लान था, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इजराइल की तीसरी चुनौती है ईरान वाली, जो सबसे बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह को ईरान के समर्थन वाले आरोप तो बहुत पहले से लग रहे थे, लेकिन अब ये लड़ाई आमने सामने की हो चुकी है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या इजराइल ईरान पर सीधे हमला करेगा? ईरान का फिर क्या जवाब होगा? फिलहाल आपको बता दें कि ईरान ने युद्ध की तैयारी का वीडियो जारी किया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो अपनी विनाशक बैलिस्टिक मिसाइलों को सीक्रेट ठिकानों पर भेज रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने फतह मिसाइल को रेडी टू अटैक मोड में रखा है। मतलब साफ है, ईरान ने इजराइल से कह दिया है कि घाव करेंगे गंभीर। दूसरा मतलब यह है कि ईरान को भी इजराइल के हमले का डर है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की फ्लाइट एस्कॉर्ट की गई है। कतर जाते वक्त 3 F-14 फाइटर जेट ने सुरक्षा दी थी। इजरायली हमले को लेकर ईरान अलर्ट मोड में है।
अब आपको ईरान की वो हिट लिस्ट भी दिखाते हैं जिसमें इजराइल के टॉप नेता और टॉप कमांडर के नाम हैं। ईरान का दावा है कि वो इन्हें मिटा कर रहेगा। ईरान की हिट लिस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू हैं, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट हैं, सेना प्रमुख हर्जी हलेवी हैं, इजरायली वायुसेना के कमांडर टोमर बार हैं, इजरायली नौसेना के कमांडर सार सलामा हैं, ग्राउंड फोर्स के प्रमुख तामिर यादई हैं, जनरल स्टाफ के उप प्रमुख आमिर बाराम हैं, सैन्य खुफिया प्रमुख एहरोन हलीवा, उत्तरी कमान के प्रमुख ओरी गॉर्डन और मध्य कमान के प्रमुख यहूदा फॉक्स, दक्षिणी कमान के प्रमुख एलिएजर टोलेडानो हैं। ये लिस्ट हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में जारी की गई है, जिसमें तस्वीरों के साथ 11 लोगों के नाम हैं। इस लिस्ट के साथ ये जिक्र किया गया है कि इन लोगों को खत्म किया जाएगा। आप कुछ सेकंड में देखिए कैसे इस युद्ध के बीच जुबानी बयानों से माहौल महायुद्ध की तरफ जाने वाला बनाया जा रहा है। सत्ता में अब हम एक ऐसी कुंजी खोलने जा रहे हैं जिसमें भर भर कर अमेरिका की कुटिलता के सबूत हैं। आज हमारी ये रिपोर्ट खुद को सुपर पावर और दुनिया का ठेकेदार समझने वाले इस देश को आईना दिखाएगी, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी हद भूल गया है। अमेरिका की संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी की है। वैसे तो ये रिपोर्ट नई है, लेकिन इसमें मानसिकता वही पुरानी है, क्योंकि 7 पेज की इस रिपोर्ट में भारत विरोधी जहर की मात्रा कूट कूट कर डाली गई है। मतलब मानवाधिकारों का चैंपियन बनने वाले अमेरिका ने अपना एजेंडा चलाने के लिए जिन शार्प शूटर रिपोर्ट जीवियों को खिला पिलाकर तैयार किया था, उन्होंने गोली की तरह सिलेक्टिव सोच वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने रिलीज कर दी है। इसकी खास बात यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को विशेष चिंताजनक वाले देशों की सूची में रखा गया है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आजादी को खतरे में बताया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हिंसक हमलों का जिक्र किया गया है। जैसे किसी गैंग का बॉस अपने शार्प शूटर को गोली चलाने का आदेश देता है, ठीक उसी तरह अमेरिका की इस रिपोर्ट में चुन चुनकर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। धर्म के कंधे पर बंदूक रखकर भारत विरोधी गोली चलाई गई है। इसे आप रिपोर्ट के की वर्ड से समझ सकते हैं, जिनका इस्तेमाल बार बार एक खास एजेंडे के तहत किया गया है, जैसे मुसलमान, वक्फ संशोधन बिल, नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और गो हत्या विरोधी कानून। और इनके जरिए भारत सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए गए हैं। ये कीवर्ड्स देखकर आपको समझ आ गया होगा कि अमेरिका भारत को कौन सा ज्ञान देना चाहता है। इस रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भारत के खिलाफ टारगेट हिटिंग की गई है और पूरी रिपोर्ट को इस शैली में लिखा गया है जैसे अमेरिका दुनिया का सरपंच हो। अब हम आपको इस रिपोर्ट की एक और मजेदार बात बताते हैं, जिससे आपको बुद्धिजीवियों के नाम पर बने अमेरिका के इस शार्प शूटर पैनल की धूर्तता का अंदाजा हो जाएगा। रिपोर्ट में भारत को अल्पसंख्यकों से धार्मिक भेदभाव करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल करने का आग्रह किया गया है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के नाम पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। रिपोर्ट बनाने वाले एजेंडा जीवी बांग्लादेश में अहमदिया मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार का जिक्र करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर उनके कलम की स्याही अचानक से सूख जाती है। रिपोर्ट में बांग्लादेशी रोहिंग्या की हालत को दयनीय बताते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत पर अमेरिका के इन शार्प शूटर्स का धर्म कांटा अचानक से खराब हो जाता है। रिपोर्ट में रोहिंग्या से जुड़ी एक घटना का जिक्र है, जिसमें उनके 2000 शेल्टर्स जलने और 12,000 रोहिंग्या मुसलमानों के बेघर होने की बात है, लेकिन बांग्लादेश में तोड़े गए हिंदुओं के घरों और मंदिरों को एक सिलेक्टिव एजेंडे के तहत साइड कर दिया गया है। इसलिए आप इस रिपोर्ट से ज्यादा अमेरिकी सरकार का एक मुखपत्र कह सकते हैं, जिसमें भारत पर निशाना लगाकर शार्प शूटिंग की गई है। वैसे कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें गले लगाकर घूम रहे थे, फोटो शूट करवा रहे थे, लेकिन तब किसी भी रिपोर्टर जीवी ने मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि ये सच है कि इस तरह के सवाल अमेरिका के एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। वैसे एंटी इंडिया एजेंडे से भरी इस रिपोर्ट पर अब भारत सरकार की ओर से भी अमेरिका को करारा जवाब दिया गया है। भारत के अनुसार USCIRF यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हिंदुस्तान को लेकर पूर्वग्रसित है और इसका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर
भ्रम फैलाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और भारत इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से यह सलाह दी गई है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अगर अमेरिका में लोगों के मानवाधिकारों पर ध्यान देगा तो ये बेहतर होगा। मशहूर कवि काका हाथरसी ने दल बदलने वाले नेताओं पर एक कविता लिखी थी। अब उसकी बात करते हैं। इस कविता की एक पंक्ति है, सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात। हरियाणा के एक नेता है अशोक तंवर। आज उन पर ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं क्योंकि इस बार हरियाणा में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, इसलिए नेताजी बीजेपी से कांग्रेस में वापस आ गए हैं। और जिस बात पर सबका ध्यान है वो ये है कि इस हृदय परिवर्तन में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लंच टाइम तक वो अशोक तंवर बीजेपी के नेता थे और लंच के बाद वो कांग्रेस के नेता बन गए। यानी पार्टी स्विच करने का काम कुछ मिनटों में ही हुआ ये कि दोपहर 1:45 तक अशोक तंवर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। नलवा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए रैली कर रहे थे। नायब सिंह सैनी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन 2:52 पर यानी करीब 1 घंटे में वो महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी को नमस्कार करने पहुंच गए और कांग्रेस में शामिल भी हो गए। अशोक तंवर हरियाणा के बड़े नेता हैं। वो कई पार्टियों में रह चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में शायद उन्होंने सबसे ज्यादा पार्टियां बदली होंगी। वैसे अशोक तंवर NSUI के जमाने से कांग्रेस में थे और आज फिर से वो कांग्रेस में ही शामिल हो गए हैं।